हेलन केलर की जिंदगी प्रेरणा का एक टिमटिमाता दिया है। उसने संसार को आंखों से देख पाने की क्षमता खो दी, मगर मन की आंखों से जो कुछ उसने देखा उसे अपने अपूर्व जीवट से जिजीविषा में ढाल दिया। ध्वनियों के जरिए उसने एक समांतर संसार अपने लिए रच लिया। हेलन केलर ने अपने जीवन को किस तरह अर्थ से भरा, उसके सौंदर्य को, उसकी शक्ति को, उसकी महत्ता को उसने अपने जीवन कर्म में कैसे उतारा, इसका ही वृत्तांत है उनकी जीवन कथा। हेलन ने अपनी आत्मकथा और संस्मरणों में अपने मन और जीवन को भाषा दी है। इस पुस्तक में इन्हीं दोनों रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह उस लड़की का मर्मस्पर्शी दस्तावेज है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक यहूदी होने के नाते नाजी अत्याचारों की शिकार बनी। एन फ्रैंक का परिवार 1942 से 1944 के दरमियान एक इमारत में स्थित किताबों की अलमारी के पीछे बने कुछ कमरों में छिप कर रहा। एन के 13वें जन्मदिन पर तोहफे के रूप में एक नई डायरी भेंट की गई, जिसमें वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अपनी यादें दर्ज करती रहीं। एन की मृत्यु 15 वर्ष की उम्र में नाजी कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस नाम की बीमारी से हुई। युद्ध समाप्त होने के पश्चात एन के पिता के प्रयासों के फलस्वरूप 1947 में इस डायरी का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में किया गया। युद्ध की भयावहता को दर्शाती यह पुस्तक मानवीय भावनाओं का एक आश्चर्यजनक व दिलचस्प वृत्तांत है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बचे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। मूलतः डच भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा सका है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि इतिहास में जितने भी लोगों ने घोर विपदा और पीड़ा के दौर में मानव गरिमा की बात की है, उसमें एन फ्रैंक की आवाज़ सबसे आगे है। यह अपूर्व पुस्तक कलकत्ते के जोड़ा सांको परिवार के अस्तित्व ही नहीं, वरन उसके प्रख्यात संततियों द्वारा अर्जित सुयश की गाथा है। इसके साथ ही यह बंगाल की उस ज्ञान और संस्कृति के पुनर्जीवन तथा आधुनिक भारतीय विचारधारा और बोध, जिसे बंगाल के पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है, उसके उदय का सुंदर परिचय देती है। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कवि, चिंतक, अध्यापक तथा नाटककार के रूप में उन्होंने अपने समय के समाज को गहराई से जाना था। वे प्रकृति के प्रेमी थे। गुरुदेव ठाकुर ने नैसर्गिक वातावरण में शांति निकेतन की स्थापना की, जिसने प्रकृति और नई शिक्षा प्रणाली के प्रति उनके लगाव को साकार कर दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जीवन चरित्र इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को विभिन्न प्रभावों, जीवन की कठिनाइयों और जीवन के प्रति उत्साह के माध्यम से चित्रित करता है। खलील जिब्रान का नाम एक लेखक का नाम न रहकर साहित्य संसार की किसी दंत कथा जैसा प्रचलित हो गया है। उसकी कृतियां पूरी दुनिया भर में हर भाषा के पाठकों में लोकप्रिय हुईं। मानव के मन की भीतरी परतों को संबोधित करता यह लेखक आज भी अपनी गहन संवेदना से असंख्य हृदयों को छूता है। पर उसका खुद का जीवन दुख की एक कथा ही रहा। अरब से अमेरिका तक इस जीवन की यात्रा थी। प्रेम से दुख तक इसका समापन था। वह भाषा की नसों में कुछ ऐसे दीपक बाल जाना चाह रहा था जो अनंत काल तक अपनी ज्योत दिलों में जगाते रहें। उसके निकटतम मित्र और 20वीं सदी के समर्थ लेखक मिखाइल नईमी ने डूबकर उसकी जीवन कथा लिखी है। मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने 300 कहानियाँ और 12 उपन्यास हमें दिए, उनकी एक भी जीवनी न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साहित्यकार अमृत राय ने 5 वर्ष तक मेहनत करके उनके सारे पत्रों और पत्रिकाओं को सबको इकट्ठा करके और माँ शिवरानी देवी के सहयोग से ये करीब 650 पृष्ठों की पुस्तक लिखी हुई है। यूरोप में, जहाँ की परंपरा है कि साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी जाती रही हैं, एमिल लुडविग, जिसने सिर्फ जीवनियों के बल पर ही यूरोप के साहित्य में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। हज़ारों की तादाद में हर साल सैकड़ों हज़ारों जीवनियाँ निकलती हैं। एक ही आदमी की 25 जीवनियाँ मिल सकती हैं। बालजाक की जीवनी है, आंद्रे मोरुआ की लिखी हुई शैली की जीवनी एरियल किसने नहीं पढ़ी है, इरविंग स्टोन की लिखी हुई वैन गो की जीवनी लस्ट फॉर लाइफ, और उन्होंने माइकल एंजेलो की जीवनी भी लिखी। प्रेमचंद की जीवनी में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह व्यक्ति किस तरह से जीवन को देखता है, सोचता है, समझता है, गांव से, समाज से, देश से इसके संबंध क्या है, यह इस जीवनी में पढ़ के, सुन के अच्छा लगेगा। शरद चंद्र भारत के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे, जिनका साहित्य भाषा की सभी सीमाएं लांघकर सच्चे मायनों में अखिल भारतीय हो गया।
उन्हें बंगाल में जितनी ख्याति और लोकप्रियता मिली उतनी ही हिंदी में तथा गुजराती, मलयालम तथा अन्य भाषाओं में भी मिली। उनकी रचनाएं तथा रचनाओं के पात्र देश भर की जनता के मानव जीवन के अंग बन गए। इन रचनाओं और पात्रों की विशिष्टता के कारण लेखक के अपने जीवन में भी पाठक की अपार रुचि उत्पन्न हुई, परंतु अब तक कोई भी ऐसी सर्वांग संपूर्ण कृति नहीं आई थी जो इस विषय पर सही और अधिकृत प्रकाश डाल सके। इस पुस्तक में आवारा मसीहा में शरद के जीवन से संबंधित अंतरंग और दुर्लभ चित्रों के 16 पृष्ठ भी हैं, जिनसे इसकी उपयोगिता और बढ़ भी गई है। बांग्ला में यद्यपि शरद के जीवन पर उसके विभिन्न पक्षों पर 20 छोटी बड़ी कृतियां प्रकाशित हुईं, परंतु ऐसी समग्र रचना कोई भी प्रकाशित नहीं हुई है। यह गौरव पहली बार हिंदी में लिखी इस कृति आवारा मसीहा को मिलती है, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने कई वर्षों के अथक श्रम से लिखा हुआ है। रेणु जैसे महान कथा शिल्पी के जीवन के तमाम रंगों और छवियों को बारीकी से उद्घाटित करती है यह पुस्तक। रेणु के साथ चलते हुए, संवाद करते हुए, संघर्ष करते हुए जिन लेखकों ने अपना काफ़ी लंबा समय बिताया है, उनकी स्मृतियों के द्वारा रेणु का जो स्वरूप निर्मित होता है, उसमें वह दर्दी किसान है, एक सजग कथाकार है, चुनाव लड़ता हुआ एक राजनीतिक है, जेल में नरकवास काट रहा एक क्रांतिकारी है, जन संघर्षों में भाग लेता एक परिवर्तनकामी समाजवादी है। उर्दू के इस महान शायर का जीवन अपने समय के राजनीतिक सामाजिक ताने बाने में इस तरह गुंथा था कि उसका वृत्तांत सहज ही उनके युग का इतिहास भी बन जाता है। यह बदलाव का वह दौर था जब मुगलों की सदियों की कड़ी मेहनत से खड़ी की गई राजनीतिक व्यवस्था नई उपनिवेशीय अंग्रेजी शक्ति के प्रहार तले चरमरा गई थी और पुरानी सामंती जीवन शैली का स्थान नई महानगरीय व्यवस्था ले रही थी। राष्ट्र और राष्ट्रवाद नए रूप में परिभाषित हो रहे थे। जहां एक और सभी पुराने चिर परिचित ढांचे विलुप्त हो रहे थे, वहीं यह दौर अभूतपूर्व साहित्यिक उत्कर्ष का भी दौर था, जब फारसी को विस्थापित कर उर्दू भाषा साहित्यिक अभिव्यक्ति के एक नए सशक्त माध्यम के रूप में सामने आई। गालिब का जीवन और व्यक्तित्व बिखरते सामाजिक राजनीतिक परिवेश में उभरती इस साहित्यिक संस्कृति का उत्कृष्ट परिचायक है, जहां एक तरफ वह एक दिग्गज शायर, फारसी के महान विद्वान, उत्कृष्ट पत्र लेखक, स्नेही पिता और लताफत एवं हाजिर जवाबी के लिए घर घर मशहूर थे, वहीं उनमें उधार लेना, जुआ खेलना और शराब पीना जैसी आदतें भी थीं। पवन कुमार वर्मा की किताब गालिब द मैन द टाइम्स में, जिसका यह हिंदी अनुवाद है, इन्हीं विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों से गालिब के जीवन, व्यक्तित्व और उनके परिवेश को समझने का प्रयास किया गया है। रविंद्रनाथ की लोकोत्तर प्रतिभा, उनकी बहुश्रुतता, संवेदनशीलता, उनके अनुभवों की समृद्धि और उन अनुभवों को साहित्य, संगीत, कला, इन माध्यमों से व्यक्त करने की असामान्य क्षमता, इससे जो रविंद्र साहित्य और रविंद्र संगीत का निर्माण हुआ वह प्रतिभाशाली है और लुभावना है। रविंद्रनाथ का साहित्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसे एक बार पढ़ा और वह फिर भूल गए। वह आपके मन में बार बार गूंजता है। अनेक अनेक ढंगों से आपके मन में उसका एहसास जागता रहता है। रविंद्रनाथ का पूरा जीवन काव्य संगीत का, शब्द सुरों का, कलाओं का महोत्सव है, आनंदोत्सव है। वैश्वीकरण के दौर में पली और बढ़ी नई पीढ़ी को रविंद्रनाथ का परिचय मिले तो कैसे। यह किताब बहुत ही सुंदर है। यह 4 भागों में बटी है। भाग 1 है जीवन और दर्शन, भाग 2 है शब्द सुर कलाओं का महोत्सव, भाग 3 बहुत ही अद्भुत है, जिसमें उनके समकालीन लोगों से उनके संवाद हैं। गुरुदेव टैगोर और महात्मा गांधी के बीच के संवाद जो इंटरव्यू है वो है। गुरुदेव, लोकमान्य, स्वामी और योगी, 4 लोगों के बीच के संवाद हैं। टैगोर और आइंस्टीन के संवाद हैं। टैगोर, वेल्स और रोमा रोला के संवाद हैं। और भाग 4 में श्रद्धांजलि है। टैगोर की पहचान सिर्फ गीतांजलि के गायक की नहीं थी। वह कृषि में भी काम करते हैं, वह किसानों के लिए भी काम करते हैं, वह कला के लिए भी काम करते हैं, संगीत के लिए भी काम करते हैं, वह उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, सब कुछ हैं। उन पर देखने की एक समग्र दृष्टि, शिक्षा शास्त्री भी हैं, वह पूरी समग्र दृष्टि इस पुस्तक में मिलेगी और कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। A seamless blend of intelligent analysis with real empathy. Young Tagore is a first of its kind psychobiography that deepens our understanding of Rabindranath Tagore. By carefully reconstructing the crucial years of Tagore's childhood and youth, preeminent psychoanalyst Sudhir Kakar examines the young prodigy of formative experiences and unravels how they shaped his creative genius.
In laying bare the inner workings of Tagore's brilliance, Kakkar reveals the real man behind the luminary. निस्संदेह बाल्जाक 19वीं सदी के बड़े उपन्यासकार थे। साथ ही वे विश्व साहित्य के सर्वकालिक श्रेष्ठ सर्जकों की पंक्ति में भी अत्यंत प्रमुख उपस्थिति हैं। उनके लेखन ने हर महान लेखक को प्रभावित किया, उसे दिशा दिखाई। मानव स्वभाव और सामाजिक व्यवस्था का द्वंद्व इतने बड़े फलक पर और इतने सघन रूप में पहली बार उनके साहित्य में उतरा। जितना विराट उनका रचना संसार है, उतना ही बहुआयामी और विचित्रताओं से भरा उनका जीवन भी था। इस जीवन में बचपन के भावनात्मक अभाव, युवावस्था के ढेरों द्वंद्व, प्रेम की गहन तड़प, सृजन की अतुलनीय पिपासा थी, समाज की विसंगतियों से आहत मन था और बाल्जाक जिंदगी को संतुलन नहीं दे पाए। उनके जीवन का दुखद और असमय अंत हुआ। उनकी जीवन कथा इन पन्नों में ऐसे मौजूद है जैसे वे अपने समय के साथ स्वयं जीवंत हो उठे हैं। सन 1956 वह साल था जिसे 1917 के बाद विश्व कम्युनिज्म और मार्क्सवाद के सिद्धांत व्यवहार के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस साल सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस हुई थी, जिसमें स्वयं सर्वोच्च सोवियत नेता ने ही पिछले 40 साल के अपने कम्युनिज्म के काले, लोमहर्षक, हृदय विदारक और कम्युनिस्ट भक्तों के लिए अविश्वसनीय से लगने वाले अध्याय के कुछ पन्नों पर से पर्दा उठाया था। इसीलिए 1956 के बाद से पूरी दुनिया का कम्युनिस्ट आंदोलन और मार्क्सवादी वह नहीं रहे जो वे पहले थे। ख्रुश्चेव द्वारा उस रहस्योद्घाटन के बाद सोवियत संघ में कई साल तक एक तरह का खुलापन आया। सोल्जेनित्सिन ने 1959 में इवान डेनिसोविच के जीवन का एक दिन नामक एक छोटी सी रचना लिखी। इसमें सोवियत लेबर कैंपों में एक कैदी के जीवन के सिर्फ एक दिन का वर्णन था। यह इतनी सशक्त रचना थी कि जिसने रातों रात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की श्रेणी में उसे ला खड़ा किया। फिर उन्होंने गुलाग आर्कीपेलाग के 3 खंड और 7 भागों में अपने तरह का अनूठा और वृहत आकलन प्रस्तुत किया। यह कोई साहित्य रचना नहीं थी, बल्कि सोवियत जीवन, न्याय व्यवस्था और प्रशासन के 38 सालों का प्रामाणिक इतिहास था। सोल्जेनित्सिन की रचनाओं में दिए गए विवरणों, आकलनों की प्रामाणिकता कभी संदेह के घेरे में नहीं थी, न सोवियत संघ में और न विदेशों में। वह भी एकाध अपवाद घटनाएं नहीं, दशकों का विराट, बहुरूप, जीवंत और प्रामाणिक रिकॉर्ड। हजारों लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों और लाखों नागरिकों का अनुभव जो सोल्जेनित्सिन ने एकत्र करके प्रकाशित किया। केवल दलवादी राजनीतिकर्मी ही उनसे कतरा सकता है, साहित्यकर्मी नहीं। सोल्जेनित्सिन भारतीय धर्म दर्शन से परिचित नहीं थे, फिर भी उनके कई निष्कर्ष भारतीय शास्त्रीय कथनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। यह इनके शाश्वत मूल्य होने का ही संकेत है कि प्रकृति, मानव जीवन, घटनाओं, परिघटनाओं का कोई भी गंभीर अवलोकन करता दृष्टा, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने का निवासी हो, अंततः उन्हीं सत्यों तक पहुंचता है जिनसे भारत का कथित अनपढ़ समाज भी युगों युगों से सुपरिचित रहा है। चाहे उसे कथित आधुनिक बौद्धिकता आजकल मूल्यवान नहीं मानती, किंतु दुनिया भर के अनेक महान लेखकों, कवियों, इतिहासकारों के लेखन चिंतन में हम उसे प्रतिध्वनित होते देखते हैं। सोल्जेनित्सिन से पहले भी प्लेटो से लेकर शोपेनहावर, टॉल्स्टॉय, विल ड्यूरेंट, टी.एस. इलियट, यीट्स, अर्नल्ड टॉयनबी आदि अनेक ऐसे विश्वविख्यात मनीषी हुए हैं जिनके लेखन में हम भारतीय सनातन मूल्यों, उपदेशों, मूल्यांकनों को प्रतिध्वनित होते देखते हैं। यह अनायास या संयोग नहीं है, यह तो उस सार्वभौम निर्बंध सत्य की झलक है जो किसी वाद, किसी मजहब, क्षेत्र की सीमाओं में बंधने से इनकार करती है। इसकी झलक किसी भी गंभीर अवलोकनकर्ता को मिल सकती है जिसने अपने विवेक और अंतश्चेतना को किसी विचारधारा के अधीन नहीं कर लिया हो। सोल्जेनित्सिन का लेखन उसी सार्वभौम चिरंतन सत्य का आधुनिक रूसी अवलोकन है। उसका आस्वादन उच्च कोटि की कला, साहित्य के साथ साथ दर्शन के रूप में भी पुष्टिकारक है। एक हिंदुस्तान यहाँ धड़क रहा है जो कभी था, एक दौर जो संघर्ष का था, ख्वाब का था, तामीर का था, इस आप बीती के हरफों में सांस ले रहा है। यह कहानी लखनऊ की है, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, मलिहाबाद की है। यह कहानी उन इंसानों की है जो आज इतिहास के नाम हैं। यह कहानी उन भावनाओं, विचारों, संवेदनाओं की है जो होते तो इंसानी निजीपन की उपज हैं, पर उनके सिरे देश और समाज, वक्त और सियासत तक फैले होते हैं। उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी की यह आप बीती इस उपमहाद्वीप की उन चुनिंदा आत्मकथाओं में से है जिनमें समूचा एक दौर अपनी सारी खासियतों के साथ मौजूद है। महान साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय के परिजनों, मित्रों और समकालीनों के संस्मरण,
इस पुस्तक में है। तोल्स्टॉय की रचनाओं और विचारों का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। उनके विराट व्यक्तित्व और रचना जगत में आधुनिक संसार के सभी प्रश्न समाहित हैं। कैसा था तोल्स्टॉय का जीवन, उनका अंतर्मन, उनका हृदय और मस्तिष्क? तोल्स्टॉय के मित्रों, परिजनों एवं समकालीनों ने उनके बारे में अपने जो संस्मरण लिखे, उनमें तोल्स्टॉय की जिंदगी के तमाम आयाम बड़ी अंतरंगता से उद्घाटित हुए हैं। ये संस्मरण हमें एक महान जीवन के बहुत करीब ले जाते हैं। इनमें पूरा एक युग जाग रहा है। 20वीं सदी के विश्व को, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद के विश्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले साहित्यकार और दार्शनिक जियां पॉल सार्त्र की अपनी जिंदगी भी उनकी किसी कृति या दार्शनिक खोज से कम रोमांचक और विवादास्पद नहीं रही। उन्होंने साहित्य और दर्शन को सिर्फ रचा ही नहीं, बल्कि उसे जिया भी, और खुद अपने मित्रों और अपने प्रेयसियों के जीवन को साहित्य और दर्शन की एक प्रयोगशाला के रूप में देखा। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार को ठुकराकर पूरी दुनिया को चौंका देने वाले जियां पॉल सार्त्र ने अपने दर्शन के कारण हमेशा विवादों में घिरे रहने की आदत पाल ली थी। उन्हीं का यह जीवन है। युगांक धीर ने लिखा है। बहुत ही अच्छी और अद्भुत पुस्तक है। भीष्म साहनी का साहित्य वैविध्य से भरा हुआ है। चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उपन्यास, एक तरफ तमस और दूसरी तरफ बसंती। इससे उनकी संवेदना की व्यापकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये भीष्म जी ही थे जिन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में जैसा नाटक लिखा, माधवी जैसा नाटक भी। कहानी में पंजाबी वातावरण तो है ही, वांगचू जैसी कहानी में संपूर्णतः विश्व भी मौजूद है। ये भीष्म साहनी की जीवनी है जिसे श्याम कश्यप ने लिखी है, और कैसे एक साहित्यकार अपने जीवन से, अपने समाज से टकराता है, कैसे वो समाज उसके साहित्य को रचता है, यह इसमें लिखा हुआ है। और ये करीब करीब 300 पन्नों की पुस्तक है, जिसे पढ़ने का आनंद अपना ही है। इस पुस्तक में जिस गहराई से फिराक के सौंदर्य पक्ष को, असाधारण संवेदनशीलता और मनीषा को प्रभावी शैली में प्रस्तुत किया गया है, उसी अनासंग जागरूकता से फिराक गोरखपुरी के आचरण की कुरूपता को उजागर किया गया है। फिराक के अंतरंग सहचर लेखक श्री द्विवेदी की यह विचक्षण जागरूकता और संवेदनशील वीक्षा, जो फिराक की जीवनचर्या की उन छोटी छोटी बातों को भी स्पर्श करती है, चाहे वे कुरूप हो या सुंदर, और फिराक और उनके निजी संसार को यथार्थ रूप में समग्रता के साथ उजागर करती है। ऊपर से अनियंत्रित और एक अंश तक अश्लील तूफान भीतर से कितना कोमल, संवेदनशील और सर्जनशील था, इसका सटीक रूप आंख पाना रमेश चंद्र द्विवेदी के इस परिपक्व शिल्प की निस्संदेह सर्वाधिक मूल्यवान उपलब्धि है। मेरी जीवन गाथा आर.के. नारायण की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने नानी के घर बिताए बचपन के दिनों से लेकर लेखक बनने की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। उनके लेखन में सहजता और मन को गुदगुदाने वाले हल्के व्यंग्य का अनोखा मिश्रण मिलता है, जो इस आत्मकथा को एक अलग ही रंग प्रदान करता है। वे जिंदगी से जुड़ी छोटी से छोटी बातों को जीवंत और मनोरंजक बना देते हैं, और यही कारण है कि इस आत्मकथा को पढ़ते हुए पाठक उनके जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों में पूरी तरह डूबा रहता है। आर.के. नारायण विश्व स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक थे। लिखते वह अंग्रेजी में थे, लेकिन उनकी सभी कहानियों के पात्र और घटना स्थल भारत की मिट्टी से जुड़े थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 15 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत और निबंध लिखे। उनके उपन्यास गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2001 में 94 वर्ष की आयु में आर.के. नारायण ने उस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों के दिलों में वे हमेशा जीवित रहेंगे। उर्दू साहित्य में मंटो ही सबसे ज़्यादा बदनाम लेखक है। सबसे बड़ा गुनाह यह कि वह समय से 75 साल पहले पैदा हुआ। साथ ही उसने समय से पहले मरकर हिसाब बराबर कर दिया। उस समय उसने जो कुछ लिखा, वह अगर आज लिखा होता तो उसकी एक भी कहानी पर अश्लीलता का मुकदमा नहीं चला होता। उसमें भरपूर आत्मविश्वास था। वो जो कुछ भी लिखता, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला, कोई चुनौती दे तो वो सुना देता। उसकी कहानियों में वेश्याओं के दलाल पात्रों के वर्णन बारे में किसी ने मंटो से कहा कि ये तो आप बनाते हैं, वैसे होते नहीं। मंटो ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, वो दलाल खुशियाँ मैं हूँ। और यह जानकर हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार देवेंद्र सत्यार्थी ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, काश मैं खुशियाँ होता। मंटो की निजी पसंद नापसंद अत्यंत तीव्र होती थी।
मृत व्यक्ति की बस तारीफ ही की जानी चाहिए। मंटो ऐसा नहीं मानता था। उसका एक विचार प्रेरक कथन है, ऐसी दुनिया, ऐसे समाज पर मैं हजार हजार लानत भेजता हूँ जहाँ ऐसी प्रथा है कि मरने के बाद हर व्यक्ति का चरित्र और उसका व्यक्तित्व लॉन्ड्री में भेज दिया जाए, जहाँ से धुलकर साफ सुथरा होकर वह बाहर आता है और उसे फरिश्तों की कतार में खूंटी पर टांग दिया जाता है। निज़ार कव्वानी की कविताएं दुनिया भर में अनुदित होकर प्रशंसित हुई हैं। उनकी संवेदना और अनुभूति ने समकालीन विश्व साहित्य में अपना अलग स्थान बनाया है। स्त्री का एक नया रूप उनकी कविता में उभर कर आया है। यह रूप उस स्त्री का है जो इतिहास के मोड़ पर कुछ को संजो रही है, खुद को संजो रही है, बना रही है, और जो प्रेमिका है, दोस्त है, साथी है। निसार ने इस स्त्री को एक नई काव्य भाषा दी है। उनकी यह आत्मकथा उनके जीवन के उन बिंदुओं को छूती है जिनसे उनकी विशिष्ट काव्य संवेदना ने आकार लिया। यह एक तरह से एक कवि की जीवन कथा का उसके काव्य विषय से संबंध का अंतरंग स्पष्टीकरण है। अरब इतिहास, निजी जीवन, कविता और प्रेम इस रचना को इस सदी के साहित्य में एक विशिष्ट रूप देते हैं। गालिब की जिंदगी दुख की एक दास्तान थी, पर मन उनका सृजनात्मकता से ओतप्रोत था, और ज़माना वह इतना तेज़ बदल रहा था कि उसके साथ चल पाना मुनासिब न था। हिंदुस्तान बरतानिया के शिकंजे में कुछ और हो गया था। गालिब का अनुभूति प्रवण मन यह समझ गया था कि 150 सालों से ढहते ढहते मुगल साम्राज्य अंततः ढह ही गया है। एक तहजीब खत्म हो गई है। वे विगत और भविष्य के संधिस्थल पर खड़े एक ऐसे दृष्टा थे जिसे अपने दुखों के सिरे में बंधा समूचा एक वक्त पूरा एक मुल्क दिखता था। अपनी रगों में बहते उदासी के इसी आलम को, दिल में ठहर गई इस गहन पीड़ा को उन्होंने शेर सुखन में तब्दील किया। उनकी शायरी उनके अंतर्मन की बड़ी ही तवील कहानी है, और गालिब की ज़िंदगी उसकी एक मुख्तसर सी कहानी इस ज़िंदगी नामा में है, आँख से लहू टपकाती। अंतोन चेखव और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये जीवनी विनोद भट्ट ने लिखी है। चेखव एक भला मानस सर्जक था। अपने वर्ग से, खानदान से वह बंधा हुआ था, इसलिए अपने शब्दकोश में लोगों के लिए ए डिलाइटफुल पर्सन, ए डार्लिंग मैन, अ स्प्लेंडिड चैप, ए वंडरफुल वार्म हार्ट फैमिली और एक्सट्रीमली फाइन जैसे विश्लेषण का इस्तेमाल किया करता था। धीमे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो, ये उसके प्रिय सूत्र थे। वह मन से जितना तंदुरुस्त था उतना तन से नहीं था। 1900 में वह रोग के शिकंजे में आ गया। टीबी ने उसके शरीर पर हमला बोल दिया था। अपनी बीमारी के दौरान उसने एक युवा लेखक से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर इंडिया गया होता। वैसे तो एक बार वह इंडिया तक आया भी था। उसे भारत ने इतना आकर्षित किया था कि एक बार फिर यहाँ आने की इच्छा थी उसकी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की यह खासियत थी, किसी को भी खुश मत करो, बल्कि हो सके तो नाराज ही करो। विवादास्पद बयानबाजियाँ करके लोगों को सताने में उसे खूब मज़ा आता। कोई तेजाबी बयान देकर लोगों की नज़र में बने रहना उसका स्वभाव था। एक तरफ उसका नाटक पिग्मेलियन धूम मचा रहा था, तभी दूसरी ओर पहले विश्व युद्ध विरोधी जोरदार भाषण करके वह जनता को नाराज़ करने में लगा हुआ था। जीवन के प्रति उसका नज़रिया, दृष्टिकोण निषेधात्मक नहीं था। शॉ की आवाज़ में हास्य और आंखों में व्यंग्य की लगातार मौजूदगी मिलती। वह जो कुछ भी कहता खूब ही हल्के फुल्के तरीके से कहता। जीवन की अति गंभीर बातें भी हंसता हंसता कह जाता, जैसे हंसता खिलखिलाता फिलोसफर हो। यह दो साहित्यकारों की जीवनी विनोद भट्ट ने लिखी है। यह छोटी सी पुस्तक है और बहुत ही शानदार पुस्तक है। यह पुस्तक महाश्वेता देवी की आत्मकथा का आरंभिक अंश है, खास तौर पर शांति निकेतन में गुजारे दिन। यह किताब बताती है कि महाश्वेता देवी का बचपन किस परिवेश में बीता और उसने उनके निर्माण में क्या योगदान दिया। महाश्वेता को स्कूली शिक्षा के लिए जब शांति निकेतन भेजा गया तो माता पिता भाई बहन का साथ छूटने पर बहुत रोई थीं, किंतु जब शांति निकेतन छूटा तो उससे ज़्यादा रोई थीं। महाश्वेता को शांति निकेतन में स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर से पढ़ने का गौरव मिला था। महाश्वेता और उनके सहपाठी जब चाहते गुरुदेव से मिलकर बातचीत कर सकते थे। गुरुदेव के शांति निकेतन आश्रम ने महाश्वेता को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया था। कदाचित उस प्रकृति प्रेम के कारण भी महाश्वेता परवर्ती काल में प्रकृति जीवियों, अरण्य जीवियों के करीब गईं, और वे उनके जितना निकट गईं उनके संघर्ष से उतनी ही जूझती गईं। तत्कालीन शांति निकेतन का पूरा परिवेश हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। 20वीं शताब्दी के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को पाठक अपने सामने खड़ा पाता है। अद्भुत है यह पुस्तक। देश विदेश के पाठकों के लिए वे लब्ध प्रतिष्ठ लेखिका हैं, तो गुजरात के दंगा पीड़ितों से लेकर संकट में पड़े लालगढ़, नंदीग्राम, सिंगूर के लोगों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता।
4 दशकों से ज़्यादा समय से वे अरण्य में रहने वाली आदिम जातियों के हक के लिए लड़ रही हैं।